हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज मैथ्स के ही केस स्टडी सीरीज लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। इस चैनल पर अभी रेगुलर सीरीज चल रही है मैथ्स और साइंस की, जैसे कि क्विक रिवीजन सीरीज, 1 मार्क सीरीज, मैथ्स प्रीवियस ईयर सीरीज एंड केस स्टडी सीरीज। इन वीडियोस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन चेक करें। साथ ही साथ 10th मैथ्स की केस स्टडी सीरीज की भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, जो पूरी तरह लेटेस्ट सीबीएसई के 2021 बोर्ड्स को टारगेट करता हुआ है और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से देखने और समझने के लिए YouTube की वीडियो वाली सेटिंग में जाकर कम से कम 480 पिक्सल्स या उससे ऊपर कर लें, ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी और क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब अपने आज के केस स्टडी सीरीज मैथ्स के 3rd पार्ट की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में एक मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में बता रखा है कि एक बैरल मैन्युफैक्चरर है। तो बैरल होता है एक सर्कुलर टैंक जैसा शेप का, जिसमें हम ऑयल या फिर कोई भी लिक्विड स्टोर करते हैं। तो बैरल्स बनाने वाली जो कंपनी है वो कम से कम 300 बैरल हर दिन बनाती है। द प्रॉफिट मेड फ्रॉम द सेल ऑफ दीज बैरल्स कैन बी मॉडल्ड बाय अ फंक्शन। इन बैरल्स को बेचकर जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसके लिए एक हमें फंक्शन दे रखा है, यानी कि पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल है हमारा -10x² प्लस 3500x माइनस 66,000। ये हमारा प्रॉफिट का पॉलिनोमियल x दे रखा है। यहाँ बता भी रखा है नीचे कि वेयर px इज़ द प्रॉफिट इन रुपीज़ एंड x इज़ द नंबर ऑफ बैरल्स मेड एंड सोल्ड, कि कितने बेचे गए हैं या फिर बनाए गए हैं उसका वैल्यू है x और px उसका प्रॉफिट है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि व्हेन नो बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाट इज़ द प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जब कोई बैरल बनाया ही नहीं गया है तो क्या हुआ होगा उसको, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जैसा कि हमको गिवन में ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल प्रॉफिट का दे रखा था, तो हमने उसी को लिख लिया है वापस से, उसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। और हमने एक इंग्लिश में एक लाइन लिख दी है स्टेटमेंट, जिसमें ये बताया है हमने कि जब कोई बैरल प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो बैरल्स की संख्या क्या है, x ही तो है वो नंबर। x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ बैरल्स मेड और सोल्ड, तो इसकी वैल्यू x है। जब कोई बैरल्स बने ही नहीं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आपको क्या करना है, अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन 1 उसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा p0 इज इक्वल्स टू -10 0 का होल स्क्वायर प्लस 3500 इंटू 0, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, और ये 66,000 जो होगा ये एज इट इज उतर जाएगा। नेक्स्ट माइनस का 10 इंटू 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होता है, प्लस 3500 इंटू 0, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तो वो 0 ही आता है, माइनस 66,000। तो ये टर्म ऑलरेडी 0, ये टर्म ऑलरेडी 0, तो ये 0 ही हो गए, माइनस 66,000। तो हमारा जो आंसर फाइनल निकल कर क्या आया वो आया 66,000, वो भी माइनस का। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, चूँकि आपको बोला है कि P क्या है हमारा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में हुआ तो वो प्रॉफिट में जा रही है, और अगर नेगेटिव में हुआ तो लॉस में जा रही है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो पॉलिनोमियल px है वो किसका है, वो प्रॉफिट का पॉलिनोमियल है। तो अगर px का आंसर आपका पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट में जा रहा है, और अगर उसका आंसर आपको नेगेटिव में आया तो मैन्युफैक्चरर किस में जा रहा है, लॉस में। तो यहाँ हमें आंसर में क्या दिखाया गया है, माइनस साइन, तो इसका मतलब जो है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ ₹66,000, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकेंड पार्ट पे, जिसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहला बात तो हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इसीलिए मैंने लिखा है 0 प्रॉफिट पॉइंट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो हमारा पॉलिनोमियल है प्रॉफिट का px, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो हमने इसको लिख दिया। फिर अब px की वैल्यू जो यहाँ इसने ऑलरेडी दे रखा है, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे px के नीचे। अब इस इक्वेशन को जितना हो सके सिंपलर कर देंगे, क्योंकि हमें इसका फैक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा,
क्योंकि तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन कॉमन लेते ही सबके अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -10 ऊपर था तो अंदर अब ब्रैकेट में आके क्या हो गया, वो +10 हो गया। अब उसके बाद था हमारा दूसरा टर्म 3500, उसका साइन ऊपर क्या था, पॉजिटिव। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अब सबका साइन चेंज होगा। तो अब सेकेंड टर्म का भी साइन आपने चेंज कर दिया। फिर थर्ड टर्म ऊपर नेगेटिव था तो अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ। तो जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं किसी भी इक्वेशन से या फिर पॉलिनोमियल से, तो अंदर जो आप ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं सारे टर्म का साइन चेंज कर दोगे आप। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एक बार आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, फिर आप क्या लोगे, अब अंदर की तरफ दिख रहा है कि हर नंबर 10 का मल्टीपल है, तो आप 10 कॉमन ले लो ताकि वो इक्वेशन जो हो छोटा से छोटा आ जाए हमें। तो अब 10 बाहर निकाल रहे हैं अब सब में से, तो x² बचा उसके पास। इसके पास क्या बचा, 350x बचा, क्योंकि 350 इंटू 10 करोगे तो 3500 हो जाएगा, प्लस 6600 बचा आपके पास, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। अब -10 जो है वो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर सिर्फ बचेगा x² 350x प्लस 6600 इज इक्वल्स टू 0/-10। अब 0/-10 का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा इनका आंसर। तो हम अब इसको सिर्फ 0 ही लिख देते हैं। अब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, जो हम क्लास 9th में ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक आइडेंटिटी हुआ करता था उस क्लास में जिसको हम बोलते थे फोर्थ आइडेंटिटी। वो क्या होता था, x + a x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस a + b हमारा ब्रैकेट में आता था, बाहर x प्लस a इंटू b। इसके बाद हम क्या किया करते थे कि हम कंपेयरिंग करते थे। तो कंपेयर करने के बाद क्या है कि हमें x के पहले वाला टर्म यानी कि -350 वो किसकी वैल्यू हो जाती थी, a + b की हो जाती थी। और बिना x वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट की बात करें तो वो हो जाता था a इंटू b की वैल्यू। तो फिर हम यहाँ लिखा भी करते थे कि a इंटू b जो है वो हमें कितना आना चाहिए, 6600, जबकि a + b कितना आना चाहिए, -350। फिर अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए 6600, बट वो दो नंबर को जब हम ऐड करें तो आंसर आ जाए हमारा -350। हमें ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं। तो इसके लिए यहाँ तो क्लियरली इजी भी दिख रहा है हमको साफ साफ, 33 ले लिया हमने और फिर 2 ले लिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 66। और अब हमें 2 0 को फिट करना है, तो 1 0 यहाँ फिट हो जाएगा और 1 0 यहाँ फिट हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 आ जाएगा, जबकि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 350 आ जाएगा। लेकिन हमें एडिशन में 350 नेगेटिव का चाहिए, साफ साफ दिख रहा है आपको a + b की वैल्यू में क्या चाहिए, -350। तो अगर आपको जोड़कर नेगेटिव में आंसर चाहिए ना, तो आप दोनों जगह माइनस साइन लगा देंगे, मतलब -330 भी हो जाएगा और -20 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि हमारे पास a की वैल्यू आप क्या ले लो, -330, या फिर b की वैल्यू ले लो -20। अब यहाँ पे हर बच्चे का दिमाग एक समान नहीं चलता है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे को 6600 का फैक्टर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3300, फिर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1100, फिर 11 एक प्राइम नंबर है तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 100, और 100 के लिए फिर आप कर दो 10 और 10, और फिर हो जाएगा हमारा 10 और 1। उसके बाद आपको पेयरिंग कर करके चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, एक बार मान लो आपने इन तीनों को पेयर और लास्ट के दोनों को पेयर किया, ऊपर वाले तीनों को पेयर किया तो क्या हो गया, 2 × 3 6 और 6 × 11 कितना हो गया, 66, और दूसरा नंबर हमारे पास निकल के आया 10 × 10 सेकेंड लॉट वाला, तो हो जाएगा 100। तो 66 × 100 6600 तो आ गया, लेकिन इन दोनों को ऐड करके 350 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम ये दोनों तो नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा ही करते करते आपको इसी तरीके से आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, जब आप एक बार क्या ले रहे होगे, इन तीनों को एक साथ पेयर कर रहे होगे, 3, 11 और 10 को, और जबकि ऊपर वाले जो 2 और लास्ट वाला जो 10 है उनको एक साथ आप पेयर कर रहे होगे। तो देखो पेयर करके क्या मिलता है, ऊपर और लास्ट वाले को किया तो हमें क्या आ गया, 20 आ गया, और जबकि बीच वाले तीनों को किया यानी कि 3 × 11 × 10, तो 3 × 11 33 और इंटू 10 हो गया 330, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा, और नेगेटिव में ऐड कर दोगे तो -350 मिल जाएगा। तो जो बच्चे को डायरेक्टली ढूंढने में फैक्टर दिक्कत होता है वो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सहारा ले सकते हैं।
तो एक बार हमने ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल ली, फिर आप वापस से उस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ था ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर माइनस 350x प्लस 6600 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिख दिया और लास्ट टर्म यानी कि 6600 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब बीच में जो -350 था उसको हमें अपने निकाले हुए ए और बी की वैल्यूज़ के टर्म्स में लिखना है, यानी कि ए की वैल्यू जो भी आई है उसके साथ आप एक्स लगा देंगे और बी की वैल्यू जो भी आई है उसके साथ आप एक्स लगा देंगे और उसी को हम इनके मिडिल में लिख देंगे। और ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि जो -350x जो मिडिल में था हमने उसको स्प्लिट कर दिया, किसमें, -330x में और साथ ही साथ -20x में। तो हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें दो का जो पेयर है इसमें कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट वाले में अगर आप कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ x ही बाहर आएगा, तो x -330 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले ब्लॉक में अगर आप कॉमन निकालना चाहोगे तो -20 बाहर आ जाएगा। तो x, अब चूंकि आपने -20 बाहर निकाला है तो अंदर ध्यान से इसको आप माइनस ही बना लेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके तभी यहाँ प्लस बना होगा। माइनस के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। 330 × 20 क्या होता है, 6600 इक्वल्स टू 0। अब आप इक्वेशन सही बना रहे हैं या फिर गलत जा रहा है, इसका एक प्रूफ भी यही है कि जब आपने फैक्टराइजेशन कर लिया तो जब आपने कॉमन निकाला तो जो दोनों ब्रैकेट है ना उनकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे x -330 यहाँ भी आ रहा है और x -330 इस ब्रैकेट में भी आ रहा है। तो जब आपका दोनों जगह सेम वैल्यू आने लगे ब्रैकेट के अंदर तो हम ये मान लेंगे कि हमारा इक्वेशन एकदम सही बन रहा है। तो जो दो बार आई हैं आप उनको एक ही बार लिख दो, यानी कि x -330 आपने एक बार लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों के सामने सामने जो एलिमेंट्स थे उनको लिख देना है। यानी कि इस वाले के सामने क्या था, x, तो आप यहाँ पे x लिख देंगे। इस वाले के सामने क्या था, -20, तो आप यहाँ पे -20 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। ये हमने कर लिया है फैक्टराइजेशन। अब जैसे ही फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया फिर हमें करना है इधर और वाला केस, यानी कि इधर x -330 इक्वल्स टू 0, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि x -20 विल बी 0। तो अगर x -330 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 330, जो कि कितना होगा, 330 ही होगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 + 20 जो कि 20 ही होगा। तो जीरो प्रॉफिट के लिए कंपनी को या तो 330 बैरल्स बनाने पड़ेंगे या फिर 20 बैरल्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा गिवन है। तो ऑप्शन अगर नंबर सी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें 20 बैरल्स गिवन है, तो हमारा 20 वाला जो ऑप्शन है यानी कि सी पार्ट ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इफ 175 बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड। और बैरल्स का जो नंबर है वो क्या है हमारा x, क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज द नंबर ऑफ बैरल्स मेड और सोल्ड। इसका मतलब हमसे ये कह रहा है कि तुम बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा जब हमारा x की वैल्यू कितनी है 175। तो 175 के लिए px की वैल्यू आप निकाल दो। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया कि आप p175 निकाल दो। तो p175 कितना हो जाएगा -10 और यहाँ हो जाएगा 175 का होल स्क्वायर प्लस 3500 इंटू 175 माइनस 6600। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा तगड़ा वाला करना पड़ेगा, यानी कि -10 रहेगा यहाँ पे और 175 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 30,625 आ जाएगा प्लस। अच्छा, मैथ्स बनाते टाइम अब कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं अब यूज़ करिए, क्योंकि वैसे भी बोर्ड से एकदम पास है, तो ना तो फ़ोन का कैलकुलेटर खोलना है और ना ही फिजिकल एक्चुअल वाला कैलकुलेटर लेके बैठना है। अपने हाथों से कैलकुलेशन कीजिए, जितना आप करोगे कैलकुलेशन उतना ही ज़्यादा फास्ट और प्रिपेयर्ड हो गया आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है 3500 का 175 से, तो ये कितना हो जाएगा 612500 माइनस 66,000 तो था ही अपने पास। 10 का मल्टीप्लाई तो बहुत ही आसान होता है, लास्ट में आपको क्या लगा देना होता है, बस 0। तो हमने 250 कर दिया 25 की जगह लास्ट में, प्लस 612500 माइनस 66,000। जब फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 306,250 और माइनस 66,000, ये तो था ही अपने पास। फिर आ जाएगा इक्वल्स टू 240,250। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि px जो है वो कैसा आ गया, px आपका आ गया एक पॉजिटिव नंबर।
तो पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होगा, उसको हो रहा होगा प्रॉफिट। ये पहले ही बता रखा है मैंने कि पॉजिटिव आंसर आ जाए तो प्रॉफिट और नेगेटिव आंसर आ जाए तो लॉस। तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कितने का, 240250 का। तो ऐसा ऑप्शन तलाश लेंगे जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमको, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही फोर्थ पार्ट पे। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इफ़ 400 बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा कंपनी को अगर वो मैन्युफैक्चर कर रही है 400 बैरल्स को। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन थर्ड समझ लिया होगा उनके लिए फोर्थ कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। इसमें हमारा 400 बैरल के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 ही हो जाएगी। फिर आप जो हमारा प्रॉफिट वाला पॉलिनोमियल है यानी कि px, उसमें x की जगह आप क्या डाल दोगे, 400 डाल दोगे। तो 400 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3500 और यहाँ भी हमें ब्रैकेट में x दिख रहा है तो हमने यहाँ 400 लिख दिया। फिर माइनस 6600, यहाँ भी हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट, अब 400 का स्क्वायर तो बहुत ही आसान है, 4 का स्क्वायर कर लो आप 16 और 2 0 को 2 बार रिपीट कर दो यानी कि 4 0 लिख दो 2 की बजाय। प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 35 × 4 कर लो, ये आ जाएगा आपका 140 और साथ में 4 0 और लगा दो, 2 और 2 4, माइनस 6600। पहले वाले टर्म में तो 10 का मल्टीप्लाई है तो मैंने बताया था 16 × 1 कितना हो जाएगा, 16, साइन माइनस का आ जाएगा और 0 सारे काउंट कर लो आप, तो टोटल 5 0 दिख रहे हैं मुझे। तो 2 3 4 और ये 5 प्लस 14, 5 टाइम्स 0 माइनस 6600। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इनका आंसर आपका ओवरऑल निकल के आएगा 266000। और फिर से चूँकि हमने बताया आपको कि प्रॉफिट px का वैल्यू किस में आ गया, आपको px का वैल्यू आ गया नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमें क्या होता है, लॉस, और लॉस कितने का हुआ हमें, 2,66,000 का लॉस हो गया हमें। तो हमें ऐसा ऑप्शन तलाशना है जहाँ पे लॉस इतने का दिखा रहा हो। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लॉस ऑफ 2,66,000, तो बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे जो कि 5th नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन मैन्युफैक्चरर अर्न। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन जो आपको पॉलिनोमियल वाली दे रखी थी उसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल px की बात करें तो हमें इनमें से सबसे पहले -10 को कॉमन निकालना होगा। माइनस हमने बाहर निकाला है तो अब सबके अंदर वाले टर्म जितने भी हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला लास्ट वाला प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचने वाला है, 10 भी निकाल चुके हैं तो 350x बचेगा और यहाँ पे 6600 बचने वाला है, क्योंकि 1 0 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सबके लास्ट में से। अब इस स्टेप के बाद आपको ध्यान से समझना है कि आपने -10 को -10 ही रहने दिया, लेकिन साथ के साथ आपने कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंज करना है, ये हुआ x²। ये हर क्वेश्चन पे इसी लॉजिक से बनेगा कि मिडिल वाले टर्म का आप क्या कर लो, हाफ सोचो तो कितना आएगा 170, तो 175 उसका हाफ आ चुका है तो हमको उसी फॉर्म में लिख देना है कि 2 × 175, ये कितना हो जाएगा 350 ही हो जाएगा, और इंटू x तो यहाँ था ही तो हमने ऐसा फॉर्म में लिख दिया। प्लस अब यहाँ जो लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपको एक बार 175 का स्क्वायर को प्लस के साथ लिखना है और फिर 175 का होल स्क्वायर को माइनस के साथ लिखना है। अगर यहाँ पे हाफ करके 60 आया होता तो मैं 60 का स्क्वायर प्लस में लिखता और फिर एक और 60 का स्क्वायर माइनस में लिखता। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ इसको भी मैं समझाऊंगा अभी जस्ट। तो यहाँ पे आप बस खाली पहले लिख दो कि 175 का होल स्क्वायर फिर माइनस का ही 175 का होल स्क्वायर और प्लस 6600। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये 175 प्लस का और माइनस का ये दोनों तो वैसे भी कट जाएंगे, ये दोनों तो कटने के बाद क्या ये इक्वेशन बिल्कुल अपने ऊपर वाले इक्वेशन जैसा नहीं बन गया, बस हमने इस इक्वेशन को अपने पैटर्न में ढाल लिया ताकि हमें कुछ आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला में यहाँ पे लगा पाएँ। तो अब क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि सर आपको ये ऐसा करना ही क्यों पड़ा, 175 का होल स्क्वायर भी करके और माइनस भी करना पड़ा, और मुझे अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे पता चलेगा कि किसका स्क्वायर करके किसका माइनस करना है। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक बहुत ही सिंपल है कि आप जो भी मिडिल टर्म होगा, यहाँ पे जो भी मिडिल टर्म होगा आप उसका हाफ करोगे और हाफ का जो आंसर आएगा उसी का आपको एक बार प्लस का स्क्वायर में लिखना है और एक बार माइनस के स्क्वायर में लिखना है। बाकी सारे टर्म अपनी जगह पे हैं। अगर आप ध्यान से देखो अब फ़ायदा हमें ये हो गया कि ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया प्लस का b स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2a
बी। और ये वाली आइडेंटिटी किसकी होती है? ये वाली आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमने क्या कर दिया, हमने जो ऊपर लिखा हुआ था इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बना दिया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? -10 हमने बाहर लिखा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x माइनस 175 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? क्योंकि आप x माइनस 175 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऊपर वाला ही तीनों टर्म मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग -175 होल स्क्वायर था, आप उसको एज इट इज़ हम यही लिखने वाले हैं, -175 का होल स्क्वायर प्लस 6600। ये हमने कहाँ से लिखा? ये वाला लिखा है हमने, और ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज। एकदम स्टेप वाइज उतारा है। शुरू के जो 3 टर्म्स थे उनको हमने छोटा कर दिया आइडेंटिटी लगाकर, x माइनस 175 का होल स्क्वायर कर दिया। बाकी जो लास्ट के ये जो 2 टर्म थे इनको हमने एज इट इज उतार दिया है। अब देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -10 और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 175 का होल स्क्वायर। और जब आप इन दोनों टर्म को सॉल्व करोगे, -175 का होल स्क्वायर और 6600 को, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकल कर क्या आएगा वो आएगा -24025, और इसको आप कर दोगे ब्रैकेट में बंद। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है इस -10 का मल्टीप्लाई करना इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। तो देखो आप पहले वाले टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 इंटू x माइनस 175 होल स्क्वायर, जबकि मैं दूसरे वाले में करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। देखो ध्यान से आप, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये दोनों माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, और 24025, और जो 10 का मल्टीप्लाई हुआ है इसकी वजह से 1 0 और आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये px प्रॉफिट का जो पॉलिनोमियल था उसमें यहाँ पे आप क्लियरली दोनों पार्ट देख सकते हो। एक तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाला पार्ट है और दूसरा है हमारे पास ये वाला पार्ट जो कि क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नेगेटिव वाला जो होता है वो लॉस के लिए डिनोट होता है और पॉजिटिव वाला प्रॉफिट के लिए। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में पूछा है। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट px इज 240250, और वो हमें क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन है ये है आपका चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें कह रहा है कि दीपेश बॉट 3 नोटबुक 2 पेन्स फॉर ₹80। तो पहले जो हमें डेटा में दे रखा है वो ये कह रहा है कि दीपेश जो है उसने 3 नोटबुक और 2 पेन खरीदा, और टोटल इन दोनों का जो प्राइस दुकानदार को पे किया वो था ₹80। हिज फ्रेंड रमेश said that price of each notebook could be ₹25. Then 3 notebook would cost ₹75. The 2 pens would cost ₹5 and each pen could be ₹2.5. उसका दोस्त रमेश कहता है कि तुमने जो नोटबुक की प्राइस पे की है वो ₹25 पर नोटबुक की है, तो उस हिसाब से 3 नोटबुक के तुम्हारे बन गए 75, जबकि तुमने 2 पेन जो खरीदा है वो ₹5 का खरीदा है, तो एक पेन का कॉस्ट हुआ 2.5। अनदर फ्रेंड अमर फेल्ट दैट ₹2.5 for one person was too little. It should be at least ₹16. Then the price of each notebook would also be ₹16. उसका एक दूसरा दोस्त है अमर, उसका ये मानना है कि जो ₹2.5 एक पेन का रमेश ने बताए हैं वो बहुत कम है। एक पेन का कीमत कम से कम ₹16 तो होने ही चाहिए, और अगर एक पेन का कीमत ₹16 होंगे तो नोटबुक की कीमत हो जाएगी ₹16 पर नोटबुक। लोकेश ऑल्सो बॉट द सेम टाइप्स ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स एज दीपेश। ही पेड 110 फॉर 4 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स। अब आगे कह रहा है कि एक और लड़का है लोकेश, उसने भी सेम टाइप के नोटबुक और पेन खरीदे जो दीपेश ने खरीदे हैं, और लोकेश ने जो पे किया है वो ₹110 पे किए हैं 4 नोटबुक और 3 पेन के लिए। पार्ट 1 में कह रहा है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक बी x एंड दैट ऑफ पेन बी y, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द गिवन प्रॉब्लम। आपको खुद ही दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत है x रुपए और एक पेन की कीमत है y रुपए। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब्स द गिवन प्रॉब्लम, यानी कि दीपेश और लोकेश
कि प्रॉब्लम को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इन ऑप्शंस में से। तो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि दीपेश और लोकेश यही दो बंदे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, बाकी रमेश और अमर वैसे ही मजे ले रहे हैं। ये बस अनुमान लगा रहे हैं कि तुझे इतने का दिया होगा, इतने का पेन मिला होगा और इतने का नोटबुक मिला होगा। तो खरीदने वाले दोनों वही हैं, दीपेश और लोकेश। तो हम इनके ही इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन से डेटा उठाते जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा है फॉर दीपेश, तो नोटबुक उसने कितना खरीदा, तो आप देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3, तो आपने लिखा यहाँ पे 3। पेन दे रखा है 2, आपने लिखा पेन के बगल में 2। फिर कॉस्ट देखो जो उसने पे किया दुकानदार को, वो पे किया ₹80, तो आपने यहाँ लिखा ₹80। तो जो टोटल कॉस्ट पे करेगा वो अकेले पेन का तो नहीं पे करेगा कि पेन का ले लो भाई साहब, नोटबुक का नहीं लेना, ऐसा तो होता नहीं है। तो टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ नोटबुक प्लस कॉस्ट ऑफ पेन दोनों ही आएंगे। टोटल कॉस्ट के नीचे मैंने लिख दिया ₹80 क्योंकि गिवन था। अब जो डेटा गिवन है उससे अब हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक कैसे निकालें, इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इमेजिन करो कि आप खुद एक शॉप पे जाते हो, स्टेशनरी शॉप पे। तो इमेजिन करो कि आप खुद एक स्टेशनरी शॉप पे गए हो और वहां आपने बोला है दुकानदार को कि भैया मुझे ना 4 पायलट पेन चाहिए। दुकानदार आपको निकाल कर 4 पायलट पेन दे देता है। फिर साथ में आपको ये भी बताता है कि एक पायलट पेन की कीमत जो है वो 30 रुपए है। आप उसको कितने पैसे देने वाले हो? तो कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत आसान है कि 4 × 30, 4 पेन खरीदा, हर एक पेन की कीमत 30 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 120 रुपए। तो जब भी हमें क्वेश्चन में नंबर्स के फॉर्म में डेटा दे रखा हो तो बहुत आसान लगता है, लेकिन वही अगर वेरिएबल की बात कर दे तो हमें डिफिकल्ट लगने लगता है। तो अब इमेजिन करो कि आप यही स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने 4 ही पायलट पेन मांगे, तो उसने बताया कि एक पायलट पेन की कीमत X रुपए है। अब 30 ना होके कितना है, X रुपए है। तो जो टोटल कॉस्ट आप पे करने वाले हो वो आप 30 की जगह क्या मान लोगे, उसको X मान लोगे। तो टोटल कॉस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 120 की बजाय 4 × X, तो ये कितना होता है 4X। तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है वेरिएबल के फॉर्म में और नंबर्स के फॉर्म में। तो नंबर्स आसान क्यों लगते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में हम ऐसी बात करते हैं। हम ये थोड़ी बोलते हैं दुकानदार को कि भैया आप 4X रुपए के केले दे देना, 4X रुपए के संतरे दे देना, ऐसा तो हम बात करते नहीं है। इसी वजह से दिक्कत होता है। अब हम जब ये समझ गए हैं तो वहाँ लिखना बहुत आसान है। तो दीपेश ने खरीदे 3 नोटबुक और एक नोटबुक का कीमत क्वेश्चन में दे रखा है X, तो टोटल कॉस्ट का कितना बना 3X प्लस कॉस्ट ऑफ पेन की बात करें तो दीपेश ने खरीदे हैं 2 पेन और एक पेन की कीमत क्वेश्चन में दे रखा है Y, तो टोटल कॉस्ट बना 2Y। और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम बात करें लोकेश की, तो लोकेश ने नोटबुक कितना खरीदा है, तो आप देखो यहाँ पे डेटा में कितना दे रखा है 4 नोटबुक का, तो आप यहाँ लिख दोगे 4, जबकि पेन उसने खरीदा 3, तो आपने यहाँ लिख दिया 3, और टोटल कॉस्ट जो उसने दुकानदार को पे किया वो था 110। फिर से उसी लॉजिक पे आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, ₹110 आपने यहाँ डाल दिया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो इस बार 4 नोटबुक खरीदे हैं तो कॉस्ट बनेगा 4X प्लस 3 पेन खरीदा तो 3Y, और ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन नंबर 2। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन है जो इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि वेदर द एस्टिमेशन ऑफ अमर एंड रमेश इज एप्लीकेबल फॉर लोकेश। जो एस्टिमेट अमर और रमेश ने लगाए हैं दीपेश के लिए, क्या वही एस्टिमेशन लोकेश के लिए भी लागू होते हैं? इसको निकालने के लिए हम पहले ना इनके द्वारा दिए गए डेटा को एक साथ लिख लेते हैं। तो मैंने 2 कॉलम बनाया, एक तरफ मैंने लिखा कि रमेश ने क्या एस्टिमेट किया था और दूसरी तरफ मैंने लिखा कि अमर ने क्या एस्टिमेट किया था। अगर मैं बात करूं रमेश की पहले, तो रमेश के अकॉर्डिंग हर नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना होने वाला था 25, तो हमने यहाँ नोटबुक के नीचे लिख लिया 25, और एक पेन की कीमत कितनी होने वाली थी, ये था 2.5, तो यहाँ हमने लिख लिया 2.5 एक पेन का कीमत। वहीं अगर हम बात करें अमर की, तो अमर के अकॉर्डिंग 16 के पेन और 16 के ही नोटबुक थे, तो मैंने यहाँ भी 16 लिखा नोटबुक के लिए भी और पेन के लिए भी लिख लिया 16। अब एस्टिमेशन हमें क्वेश्चन में किसके लिए निकालने के लिए बोला है, लोकेश के लिए, इसीलिए हम लोकेश को स्टडी कर रहे हैं। तो लोकेश ने क्या खरीदा, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो उसने 4 नोटबुक खरीदे और 3 पेन खरीदे हैं, तो हम लिख लेंगे 4 नोटबुक और 3 हो गया हमारा पेन। इस तरफ भी सेम हो जाएगा 4 नोटबुक, इस तरफ भी सेम ही नोटबुक हो जाएगा, यानी कि 4 नोटबुक 3 हो गया हमारे पास पेन। तो 4 नोटबुक के लिए 4,
इनटू, और एक नोटबुक का रमेश ने कितना बताया था 25 रुपीज़, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो टोटल पैसे बन रहे हैं नोटबुक के 100। जबकि 3 पेन के लिए 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन कितना है आपका 2.5, तो ये हो जाएगा 7.5 रुपीज़। तो अगर आप इनका टोटल कर लोगे तो ये आने वाले हैं 100 प्लस 7.5, ये हो जाता है 107.5। तो रमेश के अकॉर्डिंग लोकेश को कितना पैसा पे करना चाहिए था दुकानदार को 107.5, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है कि लोकेश ने कितने पैसे पे किए 110, यानी कि 110 रुपये पे किए। तो क्लियरली रमेश का जो एस्टिमेशन था वो गलत साबित हुआ। अब बात कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ अमर की। तो अमर के अकॉर्डिंग 4 नोटबुक का कीमत हो जाएगा 4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 64। लोकेश ने 3 पेन खरीदे थे, तो 3 इंटू इसकी कॉस्ट भी 16, तो ये हो गया हमारे पास 48। यहाँ हमने जब टोटल निकाला तो ये आ गया 64 प्लस 48, और ये हमें बना टोटल 112। तो यहाँ पर अमर के अकॉर्डिंग लोकेश ने पे किए होंगे 112 रुपये, और ये एस्टिमेशन भी रॉन्ग है इसका, क्योंकि लोकेश ने पे किए थे 110 रुपये, तो ये भी एस्टिमेशन इसका रॉन्ग हो गया। इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर डी है वही इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है कि ना तो रमेश का एस्टिमेशन सही था और ना ही अमर का एस्टिमेशन सही था। डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ नोटबुक। इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन हो, हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस निकाले थे उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एलिमिनेशन के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ता है। तो हमने मान लिया कि हमें y को सेम बनाना है, तो y को सेम बनाने के लिए इनके ऑपोजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकेंड में, और जो 3 है उसको कर दो आप इक्वेशन 1 में। तो हमने 1 के लिए लिख दिया इंटू 3, जबकि सेकेंड में लिख लिया इंटू 2। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन बना हमारा 3 3 जा 9x प्लस 2 इंटू 3 6y हो गया, इज इक्वल्स टू 80 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 240। वहीं दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 110 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 220। अब जिस वेरिएबल को हमने सेम बनाया है यानी कि y, तो उसके साइन को देखने वाले हैं हम लोग। तो उसका दोनों का साइन क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव साइन है। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जितने भी टर्म्स सेकंड में लिखे गए हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन 2 के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 8x है प्लस का, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस, फिर 6y है प्लस का तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस, और 220 भी प्लस का है तो हमने लिख दिया माइनस। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो 9x माइनस 8x, तो ये कितना हो जाएगा 1x, और 6y माइनस 6y, अब ये क्या होंगे ये एलिमिनेट हो गए, कट गए, इक्वल्स टू 240 माइनस 220, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो जो हमें x की वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई 20। अब जो x की वैल्यू आई है ये आप या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हो ताकि y की वैल्यू निकल आए। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू 20 आई है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करने वाला हूँ। तो जिस भी इक्वेशन में आपको पुट करना होता है आप पहले उसको लिख लें। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 80। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तो 20, तो हमने 20 पुट कर दिया, बाकी सारे चीज़ों को हमने एज इट इज़ उतार दिया है। 20 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 60 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 80। 60 हमारा उस तरफ जाके बन जाएगा माइनस 60, जो कि कितना आता है 20, और फाइनली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, जो कि कितना हो जाएगा 10। तो y हमारा आ गया ₹10। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो था हमारा वो क्या था x, तो x की वैल्यू हमें कितनी आ गई थी
20। तो 20 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द पेन, एक्चुअल पेन की कीमत कितनी है। यानी कि हमसे कह रहा है कि एक्चुअल जो कॉस्ट है पेन की आप ये बताओ। तो हमने अभी दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जस्ट किया था पार्ट थर्ड में, तो वहां से हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि जो पेन का कॉस्ट था वो क्या था हमारा y, और y हमें कैसे पता चला पेन का कॉस्ट था। तो ये हमें क्वेश्चन 1 में ही बता रखा था कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी y, तो वहां से हमें आइडिया लगा कि पेन का कॉस्ट y था। और हम थर्ड पार्ट में ऑलरेडी y की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि कितना है हमारे पास ₹10। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ पेन है एग्जैक्ट वो है 10 रुपये। फिफ्थ पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स। यानी कि हमें अब टोटल कॉस्ट निकालने को बोल रहा है अगर 15 नोटबुक खरीदी जाती हैं और 12 पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक के लिए हमें 15 नोटबुक हैं और एक नोटबुक का कीमत ऑलरेडी हम निकाल रखे हैं 20 रुपीज़। तो ये हमारे पास कितना हो गया 300 रुपीज़ हो चुका है। वहीं पे अगर हम कॉस्ट ऑफ पेन की बात करें तो पेन खरीदा गया है 12 टोटल और एक पेन की कीमत हमने ऑलरेडी निकाला है अभी जस्ट ₹10। तो टोटल कॉस्ट जो पेन का बना वो क्या बना 120। तो टोटल अगर आप यहाँ पे निकाल लें 420 हो जाएगा हमारा, और 420 है ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी दी राइट आंसर। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी केस स्टडीज पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाती है। ये केस स्टडी सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। जो भी लोग न्यू है इस चैनल पर आप सब इसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल और वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।